हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो भाई शहजादे शहजादियों, आज बहुत इंपॉर्टेंट आपका सेशन है। आज का जो सेशन हमारा है ना, वो बजट से रिलेटेड है। बजट 2023-24 का हमारा बजट है, उससे रिलेटेड आप लोगों को आज की क्लास मिलने वाली है। समझने वाले हो आप लोग, बेहद ही तमन्नाओं से सुनना आप लोग, और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैंने इसको समराइज करके आपको अपने खुद के ही नोट्स जो है ना, उसमें लिख के अच्छे से चीजें समझाने के लिए ये लेक्चर तैयार कर लिया है। तो आपको कोई प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी बाकायदा, इसकी आप बिल्कुल भी चिंता ना करना। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। आप लोग और हम लोग पढ़ाई करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सा सेशन है हमारा ये, और इसमें आप बजट की सारी बारीकियां जानोगे। वैसे तो आप लोगों को बजट की वो बेसिक बातें तो ऑलरेडी पता ही है, मैंने भी अपने बहुत सारी बार बताई होगी, अब भी पता है आपको। जैसे कि आप लोगों को ये पता है कि बजट जो है ना, एक आपका शब्द है, बगीटे वर्ड है, यूं समझिएगा। एक शब्द है जिसका मतलब उधार का थैला होता है, ठीक है ना। फ्रांसीसी शब्द है आपका ये, और 1860 से जो है ना ये चला आ रहा है आपका। आपको ये भी पता होगा कि हमारे इंडिया का पहला डिजिटल बजट जो है 2021 से आना स्टार्ट हुआ है। निर्मला सीतारमण जी ने स्टार्ट किया है इसको। ये बजट 2019 से पहले जो है ना बजट था, लेकिन अब जो है ना इसका नाम बेसिकली बही खाता कह सकते हो आप लोग। निर्मला सीतारमण जी ने इसको एक बही खाता रूप दे दिया 2019 से। निर्मला सीतारमण हमारे भारत में पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री के रूप में जो है ना जानी जाती है। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, तसल्ली से सुनिएगा। आप सभी को राधे राधे है मेरी साइड से, और गुड इवनिंग भी है प्यारे बच्चों। बस आप लोग तसल्ली से सुनना, आपकी बातों के सब जवाब मैं लास्ट में ही दूंगा। एक बार रेगुलरली होके मैं बिना कोई कमेंट देके आप लोगों को दिल से और तमन्नाओं से पढ़ाने वाला हूं। आइए तो सीख लेते हैं हम लोग कि क्या है बजट। मैं आपको सिर्फ इस साल की इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा यहाँ पे, जो बहुत जरूरी है, उन्हीं को ही कलेक्ट किया है मैंने, यूं समझिएगा, आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास के अंदर, ठीक है। तो बजट जो है हमारा सबसे ज्यादा बार जो पेश किया है ना, अब तक सबसे ज्यादा बार जो पेश किया है वो किया है मोरारजी देसाई ने। 10 बार उन्होंने बजट पेश किया था। जो हमारे पी चिदम्बरम साहब थे उन्होंने 9 बार किया था। हमारे प्रणब मुखर्जी जो एक्स राष्ट्रपति कह सकते हो या एक्स फाइनेंस मिनिस्टर भी कह सकते हो, उन्होंने 6 बार बजट पेश किया था। मनमोहन सिंह जी ने भी 6 बार बजट ही पेश किया था। और निर्मला सीतारमण जी भारत में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाली महिला बन चुकी है। एक्चुअली इनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड भी है। 2020 का बजट इन्होंने सबसे लंबा बजट भाषण भी दिया था, उसकी बात भी करेंगे हम लोग। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो संविधान है हमारा, उस संविधान के अंदर हमारा जो बजट है ना, इसको बजट के नाम से नहीं पुकारते। संविधान के अंदर इसको कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। सबसे पहला और बहुत जरूरी सवाल यह है कि आपके संविधान में इस बजट को क्या कहते हैं। तो संविधान में कहते हैं इसको एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट कहते हैं। हालांकि इसको मैंने अभी कहा है ना कि 2019 से जो है ना हम लोग एक नाम से पुकारने लगे, वो नाम क्या हो गया हमारा, बही खाता। अब हम लोग इसको जो है ना बही खाता कह रहे हैं। निर्मला सीतारमण जी ने लाल रंग के कपड़े से लपेट के इसको लाने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। आर्टिकल 266, आर्टिकल 266 है, उसके अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो पार्लियामेंट में बजट जो है ना वो पेश किया जाता है। आपका पता है ना आप लोगों को कि बजट पार्लियामेंट में पेश होता है, पर पेश होता क्यों है, उसकी वजह है आर्टिकल 266। इसके अनुसार जो भी बजट होता है, यह हमारी एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है, उसको पार्लियामेंट के आगे पेश करना होता है। यानी कि यूं कहिएगा, धन विधेयक को तो लोकसभा ही आपकी पास करती है। तो यहां पे आपके धन से संबंधित, वित्त से संबंधित चीजों को दिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। अगली बात आर्टिकल 112 से 117 के बीच में क्या कहा गया है, डील विद द फाइनेंशियल मैटर्स। ये फाइनेंशियल मैटर से डील करता है ये आर्टिकल। यानी कि आपके बजट है, बजट में आता तो खैर सारी पैसों की ही बात है, तो कहने का मतलब डील विद फाइनेंशियल मैटर आर्टिकल 112 से 117 है। ये आपका बजट 1 फरवरी को आता है, फिक्स है, याद रखना। 2016 से पहले अगर बात करते हो तो ये बजट पहले फरवरी के आखिरी दिन में आया करता था, लेकिन 2016 से ये फरवरी के शुरुआत में आने लग गया। 2016 से रेल बजट और आम बजट को भी मर्ज कर दिया गया। ये बजट पहले 1999 तक जो है ना वो शाम को आया करता था, 5 बजे आता था, लेकिन 1999 के बाद ये बजट सुबह 11 बजे आने लग गया है। अब आपका वर्तमान में 11 बजे सुबह बजट आता है। ये बजट आपका एक दिन इससे पहले आता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है, आर्थिक सर्वेक्षण। यानी कि 31 जनवरी को आता है आर्थिक सर्वेक्षण और 1 फरवरी को आता है बजट। बजट होता है अपकमिंग ईयर का प्लान, और आर्थिक सर्वेक्षण जो आपने पिछले साल में किया है, बिताया है, खर्चा किया है, वगैरह वगैरह, उसकी रिपोर्ट है आपकी।
जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को कहा जाए कि एक बोर्ड लाना है, ऐसा डिजिटल बोर्ड आप भी लाना चाहते हो, तो आप मार्केट में जाओगे, बजट लेके जाओगे। ये तो अलग अलग कंपनियों अलग अलग रेट में आते हैं कि 3 लाख का भी आता है, 6 लाख का भी आता है, आपका हो सकता है 5 का भी आता हो, 2 का भी आता हो सकता है 1 का भी आता हो। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग इसको लेके आओगे, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इसको लेके आओगे, ठीक है। तो ये बजट है आपका अपकमिंग ईयर का, आप प्लान करते हो। आप बजट में हमेशा 2 साल इकट्ठे लिखा करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल सर ने लिखा है 2023 और 24। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है इंडिया में फाइनेंशियल ईयर और के साथ में कैलेंडर ईयर ये दोनों सेम नहीं है, इन दोनों में फर्क है। हमारा कुछ देशों में ऐसा है कि फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर एक जैसा ही है। जैसे एग्जांपल से 1 तारीख से स्टार्ट हुआ कोई साल तो 1 तारीख को जाके खत्म हो जाए, भाई 1 तारीख से 31 दिसंबर तक के बीच में हो, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। लेकिन अपना ऐसा नहीं है, अपना जो है ना वो 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। तो इस करके आप लोग कुछ महीने इसके और कुछ महीने इसके, ऐसे करके फाइनेंशियल ईयर हमारा चलता है। तो मतलब इंडिया का फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर दोनों डिफरेंट है, इस करके ये चीजें लिखी जाती है। इस बार का जो बजट है ना वो मोदी सरकार का आखिरी फुल बजट है आपका, ये बात ध्यान रखना, मोदी सरकार का आखिरी फुल बजट है इस बार वाला। कारण क्योंकि अगला जो बजट आएगा वो इंटरिम बजट आएगा मोदी सरकार का। क्यों? क्योंकि अगली साल इलेक्शन है, आपको पता होगा, और 1 फरवरी को जो आपका बजट पेश होगा वो इंटरिम बजट पेश होगा। इंटरिम का मतलब है जिस साल इलेक्शन होने वाले हैं, मतलब वो आधा ही चला पाएगी सरकार, पूरा उसको लागू नहीं कर पाएगी। पूरा हो सकता है कोई सरकार बदले तो फिर वो करेगा आपका। तो इंटरिम बजट है, ये याद रखना। अगली साल वाला तो इंटरिम बजट है, इस साल वाला लास्ट फुल बजट है आपका, मोदी सरकार का 2.0 शासनकाल का आखिरी फुल बजट है इस साल वाला। ये भी बात आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। समझ गए इस बात को आप लोग। अगली बात पे हम बात करने की कोशिश करते हैं, बड़े ही इत्मीनान से और तमन्नाओं से सुनना, ठीक है ना। मैं चाहूंगा कि आप कोई प्रकार का कमेंट ना करें अगर आप थोड़े से सभ्य और थोड़े से समझदार हैं तो, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत मेहनत से तैयार किया गया है मेरा, और बहुत ही ज्यादा इसमें मैंने हिम्मत और मेहनत तो डाली है। आप देखोगे कंटेंट भी अच्छा है, बड़ा ही सिंप्लीफाई किया है, क्योंकि बजट और इकोनॉमी जैसी चीजें बड़ी पजल करती है, खुद से चीजें समझ नहीं आती है। तो मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाई करके खुद के नोट्स बना के मेहनत की है मैंने, और वही आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूं। तो एक टक होके आराम से सुनना, पीडीएफ आपको इजीली मिल जाएगा, एकदम शांति से सुनना। जो बातें आपकी है वो तो हम लास्ट में भी बात कर लेंगे उनकी। तो अगली बात आपकी दिमाग में आती है कि बजट तैयार कौन करता है। और हां, ये मेरा वादा है आपको एक एक चीज समझ में आएगी, पक्का वादा है। बजट तैयार कौन करता है इसके बारे में बात करें तो देखो, बजट तैयार करता है बजट डिवीजन। बजट डिवीजन क्या होती है सर? बजट को तैयार करने के लिए डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, और उसके अंदर एक डिवीजन है जिस डिवीजन का नाम है बजट डिवीजन। ये याद रखना आप लोग। बजट को तैयार कौन करता है? बजट को तैयार करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ये डिपार्टमेंट तैयार करता है, और बजट डिवीजन जो है ना उसको देती है। ऑफ कोर्स खैर फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है, पर फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी बजट डिवीजन है एक, वो ये काम करती है। एक नोडल बॉडी होती है एक प्रकार की जो रिस्पॉन्सिबल है बजट प्रिपेयरिंग के लिए, अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री के ये आती है। तो आपके लिए ये भी सवाल है कि बजट जो है ना तैयार कौन करता है? बजट तैयार करता है बजट डिवीजन करता है। बजट डिवीजन क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है, एक नोडल बॉडी है जो कि फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर आती है। बजट जब भी होता है तो बजट से पहले एक सेरेमनी होती है जिसका नाम होता है हलवा सेरेमनी, ठीक है ना। अब ये हलवा सेरेमनी क्या सर, मतलब हलवा खिलाया जाता है क्या सबको? अरे नहीं भैया, हलवा सेरेमनी का मतलब क्या होता है, पिछली बार जो नहीं हुई थी इस बार हुई है, ठीक है ना। हलवा सेरेमनी क्या है? जितने भी आपके ये बजट तैयार करने वाले होते हैं इनको एक साथ में रखा जाता है ताकि कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है ना वो लीक ना हो जाए। पिछली बार कोविड की वजह से आपको याद हो तो जनवरी 2022 के अंदर ओमिक्रॉन की वजह से लॉकडाउन चल रहा था, इस करके इस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। हलवा मतलब इकट्ठा, मेरे हिसाब से हलवा बनाने की कोई खास रेसिपी है नहीं, ठीक है ना। घी गर्म करो, उसके अंदर आटा डाल दो, पानी डाल दो, चीनी डाल दो, बन गया हलवा। या तो हलवा बना या दलिया बना, कुछ तो बनेगा ही, कॉमन सी बात है। तो हलवा बनाने की खास रेसिपी नहीं है, मतलब सबको मिला दिया, तो ऐसे सबको मिला देना ही हलवा सेरेमनी कहलाती है। यहां ये बजट के टाइम पे यूज होने वाला वर्ड बड़ा ही पॉपुलर रहता है, तो आप लोग इस बात को भी समझ लेना।
चलिए अगली बात पे हम जाने की कोशिश करते हैं। तो 2020 में जो है ना सबसे लंबा बजट स्पीच था आपका, मैंने अभी कहा ना इतिहास में सबसे लंबा बजट स्पीच अब तक का, स्वतंत्र भारत के इतिहास में आपका सबसे लंबा बजट स्पीच जो गया है वो निर्मला सीतारमण जी का। अच्छा मैं इनको ना प्यार से ताई बोलूंगा, ताई जी कहता हूं इनको मैं, तो आप लोग थोड़ा सा ना इन पे समझ जाना कि ताई जी का मतलब क्या है। प्यार से बोल रहा हूं ताई जी, मैं कोई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ताई जी ने सबसे लंबा बजट दिया था 2 घंटे 42 मिनट का दिया था, याद रखना आप लोग एग्जैक्ट इनका 2 घंटे 42 मिनट जो है ना ये बोलती रही थी, सबसे लंबा बजट था स्पीच की टर्म में। सबसे छोटा किसका था सर? सबसे छोटा बजट अब इतिहास में 1977 के अंदर जो है ना एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एच.एम. पटेल। एच.एम. पटेल जी ने दिया था केवल 10 मिनट, ठीक है ना, और 800 वर्ड्स थे, ठीक है ना, शब्द ही गिन लिए थे इनके तो समझो, ठीक है ना, 800 वर्ड्स में ही इन्होंने बजट पे जो है ना पब्लिश कर दिया था पूरा। सबसे छोटा था आपका, ये भी बात आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है। लॉन्गेस्ट बजट स्पीच इन टर्म्स ऑफ वर्ड काउंट, दोनों बातों में फर्क है। स्पीच की बात कर रहे हो आप लोग, लंबा बोले हैं उनके बारे में, लेकिन ज्यादा शब्दों का जो प्रयोग किया गया है वो मनमोहन सिंह जी के द्वारा 18,650 वर्ड 1991 के बजट के दौरान इन्होंने यूज किया था। ये वैसे तो मनमोहन सिंह जी इतने शब्दों का यूज कर लिया, बड़े ही एक अचंभे की बात है, थोड़ा खैर ये हास्य विनोद की बात हुई एक अलग, लेकिन बात ये है 18,650 वर्ड लॉन्गेस्ट बजट स्पीच इन टर्म ऑफ वर्ड काउंट। दोनों बातें आप लोगों को पहचाने रखनी चाहिए थी। ये एक छोटी सी बातें हैं, अभी मैं बजट पे पहुंचा नहीं हूं, यहां से मैं बजट पे पहुंचने वाला हूं। बजट के अंदर हम लोग मान लीजिएगा कि 2 हिस्से पढ़ सकते हैं। एक हिस्से में हम ये पढ़ लेंगे जिसमें हम लोग योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, एक हिस्से में हम वो पढ़ने वाले हैं जहां पे हम लोग नंबर्स के बारे में, परसेंटेज के बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो बजट स्टार्ट हुआ था, निर्मला सीतारमण जी ने बजट जो स्टार्ट किया था ना, वो इस शब्द से स्टार्ट किया था, विजन ऑफ फॉर अमृतकाल। पिछला बजट भी जो था ना वो इस शब्द से स्टार्ट था, अमृतकाल से। इस बार का बजट भी जो है ना वो अमृतकाल से ही स्टार्ट है। नाउ पहला ही क्वेश्चन मन में स्ट्राइक करता है कि व्हाट इज अमृतकाल? अमृतकाल होता क्या है? आइए समझाते हैं अमृतकाल क्या होता है। अमृतकाल का प्रॉपर मीनिंग जो होता है ना बेटा आपका, वो ये है, देखिएगा, अमृतकाल का मतलब है कि इस बार हम लोगों ने 2022 के अंदर जो है ना आजादी के 75वां साल मनाया था, ठीक है ना। अच्छा, और हम 2047 में क्या हो जाएंगे, हमें 2047 में पूरे 100 साल हो जाएंगे आजाद हुए। बात समझ गए? बिल्कुल समझ गए। क्यों 100 साल हो जाएंगे सर? क्योंकि आप लोग 1947 में आजाद हुए थे, 2047 में पूरे 100 साल हो जाएंगे आपके। सही बात बोली, तुम्हें आजादी के पूरे 100 साल हो जाएंगे। अगली बात इंपॉर्टेंट ये है कि इसके बीच में जो ये 25 साल है ना, इन 25 सालों में हमें भारत को यहां से यहां लेके जाना है। मोदी जी ने 15 अगस्त 2022 को कहा था, याद है, 5 पर्ण में पहला पर्ण यही था, 2047 तक भारत को डेवलपिंग इंडिया से डेवलप्ड इंडिया बनाना है, विकासशील देश से विकसित देश के रूप में कन्वर्ट करना, यह पहला पर्ण था। तो ये अमृत काल का मतलब होता है शुभ समय। शादी ब्याह के भी मुहूर्त देखे जाते हैं, तो अमृत काल या अमृत के चौगड़िए, शुभ के चौगड़िए ऐसे देखे जाते हैं। तुमने कभी नोटिस किया होगा, कुछ ऐसा ही समझ लीजिएगा आप लोग कि अमृत काल वही शब्द है आपका। अमृत काल का मतलब शुभ समय, और हम इसको लाना भी चाहते हैं। हमारा विजन है हर कोई सुखी रहे, हर कोई समृद्ध रहे, ऐसा हमारा लक्ष्य है। और आने वाले इन 25 सालों में हम लोग ये काम करने भी वाले हैं। टाइम तो लगेगा, पर हाँ 25 सालों में हम भारत की काया पलट करेंगे। विजन फॉर अमृतकाल यही है। शुरुआत इन्होंने की थी, ठीक है सर। शुरुआत अगर करते हैं अगर हम लोग यहां पे, तो ये बात यहां पे है कि पहला पॉइंट है क्या, तो देखिएगा शुरुआत इन्होंने की, तो किन किन बातों पे ध्यान रखा गया ये बात ध्यान रखिएगा। मैंने बहुत ही चीजों को सजाया है, यूं कहिएगा बहुत ठीक तरीके से, और इतने लेमन डेफिनेशन में सजाया है कि आप तक समझ में आ जाए, आपको पहुंच आ जाएगी। तो पहली बात यह कही है इन्होंने कि अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन्स विद फोकस ऑन द यूथ। हम कोशिश करेंगे इस साल या आने वाले 25 सालों के अंदर यूथ पे खासा ध्यान दे।
क्योंकि भारत तो युवाओं का देश कहलाता है भैया। तो हम लोग भारत में युवाओं पे खास ध्यान दें, हमारा पहला फोकस ये रहेगा। ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, हम दूसरी बात पे ध्यान देंगे कि जॉब क्रिएट कर पाए और ग्रोथ बढ़ पाए। ग्रोथ होएगी भाई, प्राइवेट इंडस्ट्री आए चाहे कोई आपकी सरकारी इंडस्ट्री आए, हम बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज सेटअप करेंगे, जिससे क्या है कि इंडिया में ग्रोथ बढ़ेगी, इंडस्ट्री बढ़ेगी तो जॉब आएंगी। जरूरी नहीं है वो सरकारी आए प्राइवेट आए, बट आएगी, ठीक है, जॉब आएगी आपकी, ठीक है। अच्छा सर, तीसरा जो पॉइंट है हमारा, कहते हैं वो पॉइंट किस पे है? वो पॉइंट हमारा है स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट। ये कहा है स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट होता है राजकोषीय घाटा कम करना। ये बहुत बड़ी बात है, कर्जा ज्यादा ना हो हम पे। हम कोशिश ये भी करेंगे कि ग्रोथ तो करेंगे, यूथ पे भी ध्यान देंगे, लेकिन ज्यादा कर्ज नहीं करेंगे, कर्ज को भी बैलेंस रखेंगे। राजकोषीय घाटा, जो फिस्कल डिफिसिट होता है ना, उस पे भी हम फोकस करेंगे, उसको भी कम से कम लाएंगे। आगे बताऊंगा उसका लक्ष्य क्या है या कितना रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए आपका ये भी हमारा एक टारगेट है आने वाले सालों के लिए। तो ये तीन मुख्य बिंदु है जिनके ऊपर हम लोगों ने काम करना है, या अमृतकाल का ये विजन है हमारा। ये 3 पॉइंट है आपके, जहां से शुरू हुआ है हमारा ये बजट का। उसके बाद में बजट आगे का पन्ना पलटा तो बजट में अगली बात आई सप्तऋषि के बारे में। डायरेक्ट एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट इज सप्तऋषि? सप्तऋषि का मतलब है 7 प्रायोरिटीज। मतलब हम क्या करेंगे, इन 7 चीजों को प्रायोरिटी पे रखेंगे। हमारा आने वाले इस पूरे साल का ये टारगेट है कि हम इन 7 चीजों को मुख्य बिंदु पे रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी आपकी कोई बस है, मान लो बस में किसी को सीट देनी है, तो पहली प्रायोरिटी रखी जाएगी कोई विकलांग पर्सन है भाई, उसको सीट दे दी जाए। कोई गर्भवती महिला है, कोई बुजुर्ग है, और सब ठीक है, ये पूरी होगी तो कोई यूथ को फिर सीट मिलेगी। ऐसी प्रायोरिटी रख दी गई। इन 7 चीजों पे प्रायोरिटी है। पहली, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। हम भाई विकास पे तो बात करेंगे, निर्भर रहेंगे विकास के ऊपर। तो रीचिंग द लास्ट माइल, आखिरी इंसान तक फायदा पहुंचाना चाहते हैं, जो बिल्कुल आखिरी लास्ट पोजीशन पे रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि जो आगे आगे रहते हैं उनको सब कुछ मिल जाए, भाई आगे बच्चे बैठे हैं उनको पढ़ा दिया जाए, पीछे बच्चे बैठे हैं उनकी तरफ ध्यान ना दिया जाए। नहीं 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 नहीं, पिछले वालों का खास ध्यान रखा जाए, ठीक है ना। रीचिंग द लास्ट माइल, यूथ पावर पे पूरा फोकस किया जाए। फाइनेंशियल सेक्टर को ग्रो करेंगे। ग्रीन ग्रोथ, आगे पढ़ाऊंगा ग्रीन ग्रोथ, जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है ना, जैसे आपकी मान लेते हैं कि बायोगैस कह दीजिएगा, आपका सोलर एनर्जी कहिएगा, इन पे हम लोग खूब ख्याल रखने वाले हैं इस बार के लिए। ये तो मेन चीजें होंगी आपकी। अनलिशिंग द पोटेंशियल पे तो बहुत ज्यादा काम करेंगे, लोगों की एनर्जी का खूब जो है ना अच्छा खासा ध्यान रखने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाने वाले हैं और उनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जॉब क्रिएशन अपने आप आएगी। तो ये 7 फैक्टर है जिनके ऊपर हम लोग इस बार जो है ना वो खूब ढंग से काम करेंगे। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है सर जी। सप्तऋषि के बाद में थोड़ा और आगे गए हम लोग। तो अगली बात, सरकार ने अब तक क्या क्या काम पूरा कर लिया। जब बजट बता रहे हो तो बताना तो ये भी तो होता है ना, कि फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको कुछ सिलेबस पढ़ा रहा हूं कि बेटा हरियाणा जीके में मैंने ये पढ़ा दिया, ये रह गया, ये चीजें हैं, वो चीजें हैं, ऐसे मतलब कुछ तो होता ही है ना ऐसा। तो ऐसा ही है कि सरकार ने अब तक क्या क्या पूरा कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट की बात करते हैं तो पहली बात है 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शंस टू रूरल हाउसेस। 9 करोड़ पेयजल के कनेक्शन ग्रामीण घरों में प्रोवाइड किए गए हैं। अगर याद हो तो प्रधानमंत्री की एक जल जीवन मिशन योजना चल रही है, जो 15 अगस्त 2019 को मोदी जी ने लाल किले से लॉन्च की थी और कहा था 2024 तक का टारगेट है, जिससे हर घर नल से जल पहुंचाएंगे। जिसमें टारगेट में नंबर 1 गोवा आया, नंबर 2 आया इसके अंदर आपका तेलंगाना, नंबर 3 आया इसमें हरियाणा। हर घर में 55 लीटर कम से कम पानी पहुंचाने का जो ना टारगेट रखा गया, ताकि महिलाएं ये मटके सर पे रख के आने जाने में वक्त खराब ना करें। उतना वक्त वो अपनी पढ़ाई पे, अपने बच्चों पे, अपने एजुकेशन पे, अपने शरीर पे, अपने फ्यूचर पे ध्यान दे पाए। इसलिए हर घर नल से जल, तो 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्ट टू रूरल हाउसेस ये प्रोवाइड किया गया। सेकंड है 11.4 करोड़ किसानों को 2.2 लाख करोड़ कैश ट्रांसफर किया गया अंडर पीएम किसान योजना। वो आपको 2-2 हजार रुपए की किस्तों वाला मैसेज अगर आता हो, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप इससे जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी की पीएम किसान योजना है, जिसके तहत सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। जिनकी 5 एकड़ से कम जमीन है उनको 2-2 हजार रुपए साल में 3 किस्त
किस्तें आती हैं। और ऐसा सरकार ने कहा है कि हमने पिछले वर्ष तक जो है ना वो 11.4 करोड़ किसानों को 2.2 लाख करोड़ पैसा दिया है इस पीएम किसान योजना के तहत। अगली बात, 44.6 करोड़ लोगों को बीमा किया है अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना या प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत। आपको याद है ना वो 12 रुपए का समथिंग बीमा होता है आपका, उस बीमा योजना के तहत, जीवन ज्योति या बीमा योजना के तहत लगभग जो है ना 44 करोड़ लोगों का हमने बीमा किया है इस योजना के तहत। हमने ये कहते माइलस्टोन एक अचीव कर लिया। इसके अलावा कहते हमने और क्या काम किया, इसके अलावा हमने किया लगभग 47 करोड़ लोगों को जन धन अकाउंट खोले गए हैं। प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट खोले हैं लगभग इतने लोगों के। ऑलमोस्ट 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन किया गया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोविड वैक्सीनेशन किया गया आपका। कोविड वैक्सीनेशन से मुझे करंट अफेयर और याद आ रहा है, मैं आपको यहीं बीच में बता रहा हूं। भारत की हैदराबाद की एक कंपनी है जिसका नाम है भारत बायोटेक। इस भारत बायोटेक ने पहली बार जो है वो इनकोवैक या यूं कहिएगा इंट्रानोजल वैक्सीन बनाई है। कोविड की नाक से ली जाने वाली एक वैक्सीन तैयार की है। भारत की ऐसी एक पहली कंपनी है। मेरा 1 फरवरी का नेशनल करंट अफेयर वीडियो देखना, उसमें मैंने पढ़ा रखा है इसके बारे में। एनीवे 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस अंडर उज्ज्वला योजना। अगर आपको मैं बताऊं उज्ज्वला योजना क्या है, तो वो 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से स्टार्ट हुई थी। इस योजना में महिलाओं को गैस सिलेंडर दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को 100% लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है, जिसको भारत का धुआं मुक्त राज्य या 100% उज्ज्वला योजना लागू करने वाला राज्य कहा जाता है। इसके तहत 9.6 करोड़ जो है ना वो एलपीजी कनेक्शन पूरे भारतवर्ष में बांटे गए। लगभग 11.7 करोड़ घरों में टॉयलेट्स बनवाए गए अंडर जो है ना आपकी जो स्कीम्स चल रही है, जो आपकी स्वच्छ भारत मिशन, एसबीएम मतलब स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ के आसपास घरों में जो है ना वो टॉयलेट बनाए गए। तो कहते हैं हमने ये अब तक का अचीव कर लिया है, इस बात को याद रखना। ठीक है सर, इसके बाद हम थोड़ा और आगे जाते हैं और अगली बात पे हम फोकस करते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, या इस इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर जो है ना हम लोग क्या देखने वाले हैं या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, इसके अंदर हमारे पास में जो बात आएगी इंपॉर्टेंट है वो क्या रहने वाली है, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी जो है ना डियर, उसके अंदर वित्त मंत्री ने कहा है कि ब्लू प्रिंट डॉन फॉर इंडिया एट 100, ठीक है ना, 2047 हम लोग क्या करने वाले हैं, हम ना 2047 को 100 साल के हो जाएंगे, आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे हमें, तो हम उसका ब्लू प्रिंट तैयार कर रहे हैं। ब्लू प्रिंट जानते हो ना, मतलब खाका तैयार कर रहे हैं, पहले से भी सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं कि ऐसा ऐसा हम करने वाले हैं। करंट ईयर इकोनॉमिक ग्रोथ इज 7%। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधा सीधा एग्जाम में आने वाला है आपके लिए। क्या करंट ईयर इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है? 7%। मैं आपके लिए इकोनॉमिक सर्वे भी लेके आऊंगा, जरूर लेके आऊंगा, ठीक है ना। अपने चैनल स्टार IQ पे जरूर लेके आऊंगा। बजट ज्यादा इंपॉर्टेंट था तो यहां पढ़ा रहा हूं आपको मैं, और इसके अलावा एक यूट्यूब चैनल पे पढ़ा दूंगा मैं इकोनॉमिक सर्वे भी, अगर आप उसको देखना चाहें तो देख लेना। तो करंट ईयर इकोनॉमिक ग्रोथ कितना है? 7% है 2022-23 के अनुसार। अगला कितना रखने का टारगेट है? तो 2023-24 का कहते हैं 6 से 6.8 के बीच में जो है ना वो रहेगा। ये एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है कम भी हो जाए, उसका कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक के लिए इतना है। 2 नंबर है, नंबर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना। करंट इकोनॉमिक ग्रोथ है 7% और नेक्स्ट ईयर का रखा है 6 से 6.8% के बीच में रखा गया है। अगली बात ये कही हमारी निर्मला सीतारमण जी ने, ताई जी ने ये कहा कि 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है इंडिया की, दुनिया भर में 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है हमारा प्यारा भारत। पर कैपिटा इनकम 1.97 लाख करोड़ हो गई। 2014 से देखा जाए तो ये डबल हो गई, लाख हो करोड़ नहीं, माफ करना, लाख हो गई है और डबल हो गई है 2014 के मुकाबला अगर किया जाए तो। दुनिया भर में भारत को, इंडिया को ब्राइट स्टार के रूप में नवाजा जाता है। दुनिया भर में, पूरी दुनिया भारत को किस रूप में देखती है? तो बजट में ताई जी ने कहा कि ब्राइट स्टार के रूप में जो है ना इसको देखा जाता है पूरी दुनिया में। ठीक है, इसके अलावा हमने और क्या काम करेंगे? अब मोटे मोटे पॉइंट में टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी बनाएंगे। टेक्नोलॉजी ड्रिवन मतलब हम इस बार इस साल में टेक्नोलॉजी पे खूब ध्यान देंगे। इसके अलावा जन भागीदारी का बड़ा ही जरूरी काम है। सबका साथ, सबका प्रयास, सबका साथ, सबका विकास, इस पे काम करेंगे हम लोग। भाई सबका
एक दूसरे को लेके साथ चलेंगे, किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे, इक्वली सबकी ग्रोथ करवाएंगे। और सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स, जो लोगों को कोविड के दौरान फ्री में अन्न दिया जा रहा था ना, उसमें कहते हमने पिछले 28 महीने तक, मतलब 2 साल से ऊपर का टाइम हो गया ना, ये तो 12 दूना 24, हाँ ठीक है ना, आपका 2 साल से ऊपर का टाइम हो गया, 2-2.5 साल तक हम लोगों ने 80 करोड़ लोगों को फ्री में अन्न दिया है। और इसको आने वाले 1 साल तक और कंटिन्यू करेंगे, 2023 में भी कंटिन्यू रखेंगे, जिसके तहत 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं फ्री में अनाज देने के लिए। अब तो मौके पे बंद कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आने वाले टाइम में इलेक्शन है, ताई जी बहुत समझदार है अपनी, तो इस करके थोड़ा इस पे खास ख्याल रखा भी गया है। तो ये जो कोविड के दौरान फ्री में अन्न देने की योजना है, उसके तहत हमने कहते हैं 28 महीने तक 80 करोड़ लोगों को दिया है, 1 साल के लिए और कंटिन्यू कर रहे हैं, 2 लाख करोड़ जो है ना इस पे खर्च किए जाएंगे स्पेशली फ्री में अन्न देने के लिए। ठीक हो गई बात ये तो। अब ग्रीन ग्रोथ पे आइएगा आप लोग, अब बात और पकड़ते रहिएगा, बहुत गजब गजब की चीजें हैं, समझते रहना आप लोग, एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होगा, और जरूरत पड़े तो दोबारा देख लेना आप लोग, कोई बड़ी बात ही नहीं है। पीएम प्रणाम योजना, सीधा एग्जाम में आने वाला सवाल है। पीएम प्रणाम योजना, पीएम प्रणाम स्कीम, आपसे पूछा जाएगा कि बजट में ग्रीन ग्रोथ के लिए, ग्रीन ग्रोथ का साधारण सा मतलब है कि आप लोग रिन्यूएबल एनर्जी के तहत देखते हुए जो है ना, या यूं कहिएगा कि इंडिया के अंदर जो है ना आप लोग ग्रोथ करवाते चलते ये योजना स्टार्ट करी है। इसमें है क्या, इसमें पहला काम है खेतों में फर्टिलाइजर का यूज कम से कम किया जाए। भाई आपसे पूछा जाए ऐसी योजना का नाम बताओ जिसके तहत खेतों में फर्टिलाइजर का यूज कम से कम होगा, तो वो है पीएम प्रणाम योजना। फर्टिलाइजर की जगह अन्य खाद का उपयोग में लाना, उसका एक सब्स्टिट्यूट लाना। फर्टिलाइजर और खाद में क्या फर्क है? फर्टिलाइजर होता है आपका, ये याद रखना, जिसको बोलते हो उर्वरक। खाद जो होती है इंग्लिश में कहते हैं मैन्योर। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस है, खाद होती है जमीन के लिए और फर्टिलाइजर उर्वरक होता है फसल के लिए, पर यह जमीन को तोड़ देता है। जैसे यूरिया है, ये जमीन के लिए अच्छी नहीं है, फसल के लिए अच्छी हो सकती है, जमीन के लिए अच्छी नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन ये जो खाद है आपकी मैन्योर जो है, ये आपकी जमीन के लिए बहुत अच्छी है। गोबर की खाद रिजल्ट इंस्टेंट नहीं देती, वो बात अलग है, लेकिन जमीन के लिए बहुत अच्छी होती है भैया। ये सही बात बोले सर आपने। तो फर्टिलाइजर का कम से कम उपयोग करें, नेचुरल फार्मिंग की तरफ आप जाएं कैसे भी कैसे। राज्य सरकार, राज्यों को सरकार इंसेंटिवाइज करेगी नेचुरल फार्मिंग के लिए। राज्य सरकारों को केंद्र सरकार कुछ इंसेंटिव देगी, कुछ योजना स्टार्ट करेगी, कुछ इस प्रकार के कार्यक्रम स्टार्ट किए जाएंगे जिसके तहत राज्य नागरिकों को प्रोत्साहन कर सके। क्या प्रोत्साहन कर सके? कि यहां पे आप लोग जो है ना वो नेचुरल फार्मिंग कर सके। तो ओवरऑल ग्रीन ग्रोथ का मतलब है कि आप नेचुरल फार्मिंग कर सके, जिसके तहत जो है ना वो पीएम प्रणाम योजना है। तो मुद्दई तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। पीएम प्रणाम योजना का मतलब है कि खेतों के अंदर फर्टिलाइजर कम से कम यूज करे, खाद का प्रयोग करे, नेचुरल फार्मिंग करे। बस बात इतनी सी है पीएम प्रणाम योजना के अंदर, मुख्य बात है ये आपकी। अगली बात करते हैं तो भैया और इंपॉर्टेंट है आपकी अगला ग्रीन ग्रोथ में ही 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट बनाए जाएंगे। ये क्या है? ये अंडर गोबरधन स्कीम के तहत बनाए जाएंगे। गोबर की खाद पे ध्यान दिया जाएगा। कहने का मतलब है जो गाय भैंस गांव में जो लोग रखते हैं उनका जो गोबर वेस्टेज में जाता है, तो उस वेस्टेज से जो है ना वो वेल्थ पे काम किया जाएगा। नाम ही तो रखा है ना, वेस्ट टू वेल्थ प्लांट बनाए जाएंगे, 500 सेटअप किए जाएंगे। मतलब उस गोबर से गोबर गैस बने, गोबर की खाद बने, या जो भी और प्रोडक्ट जहां पे भी बन सकते हैं वो बनाए जाएंगे। ऐसे 500 सेटअप किए जाएंगे। ये ग्रीन ग्रोथ में कहा गया। मिस्टी स्कीम, ये एक अभियान है आपका। भारत के कोस्टल लाइन पे मैंग्रोव प्लांटेशन किए जाएंगे। कोस्टल लाइन बोले तो सर जो समुद्री तट रेखा होती है भैया, आप गुजरात है, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है। ये 9 राज्य पड़ते हैं आपके इस पूर्वी और पश्चिमी दोनों तट पे। और जैसे कि आपका सुंदरवन डेल्टा आप लोगों ने सुना है ना, वो तो एक ही है, लेकिन जितनी भी कोस्ट लाइन है, इस कोस्ट लाइन पे इन मैंग्रोव प्लांटेशन किया जाएगा। मैंग्रोव को आप लोग मंगल वन भी कहा करते हैं, इनको आप लोग हेलोफाइट्स ट्री भी कहते हैं, इनको आप नमकीन पानी के पेड़ भी कहते हैं। इनकी जड़ें जाके पानी में दोबारा ऊपर झांकती है जमीन में, ऐसे पेड़ लगाए जाएंगे। ये सदाबहार
प्रकार के वन होते हैं, खास किस्म का पौधा होता है, ऑक्सीजन में बड़ा रिच होता है और के साथ साथ हमारी वेजिटेशन, हमारी वनस्पति, हमारा बायोस्फीयर बड़ा ही यूनिक बना के चलता है। तो सरकार का मिस्टी अभियान है। इस मिस्टी अभियान के तहत क्या किया जाएगा, भारत के कोस्ट लाइन पर मैनग्रोव प्लांटेशन लगाए जाएंगे। यह है इस अभियान का सीधा सीधा उद्देश्य भैया। सस्टेनेबल इकोसिस्टम डेवलपमेंट करने के लिए मतलब क्या है कि जितने ज्यादा आप लोगों के ये हरे भरे सदाबहार वन हो जाएंगे ना, तो सतत विकास होगा, सतत हमारा इकोसिस्टम रह जाएगा। भाई कहीं पे पेड़ कट रहे हैं तो कहीं आपके उगा भी दिए जाएंगे, तो आपका बैलेंस जो है ना वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। पूरा का पूरा आपका वातावरण है ना उसमें भी खास ख्याल रखा जा रहा है। अमृत धरोहर, ये ग्रीन ग्रोथ का ही एक है आपका। अमृत धरोहर क्या है, भारत में वेटलैंड को बढ़ावा दिया जाएगा। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आज वेटलैंड डे भी है। जब मैं ये लेक्चर आपके लिए दे रहा हूं तो आज के दिन यानी कि 2 फरवरी को वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। 2 फरवरी 1971 को दुनिया के ईरान के रामसर शहर में ये समझौता हुआ था, इसी करके इसको रामसर साइट भी कहते हैं। और 1975 में लागू हुआ हमारे प्यारे भारत में। 1981-82 में पहली बार केवलादेव और चिल्का झील ये दोनों आई थी आपकी रामसर साइट के रूप में। टोटल आज 75 रामसर साइट है और हमारे हरियाणा में एक जो आपकी है सुल्तानपुर और एक है भिंडावास। तो ज्यादा से ज्यादा वेटलैंड पे फोकस किया जाएगा, यह भी एक उद्देश्य है जिसका नाम अमृत धरोहर है। प्रमोशन ऑफ बैटरी एनर्जी स्टोरिंग सिस्टम, हम कोशिश करेंगे कि बैटरी एनर्जी स्टोरिंग सिस्टम पे प्रमोशन कर पाए, क्योंकि आप जितना ज्यादा बैटरी वाले व्हीकल यूज करोगे तो जाहिर सी बात आप ग्रीन ग्रोथ में जाओगे ना, कार्बन उत्सर्जन कम करोगे ना। क्योंकि सरकार का 2070 तक का उद्देश्य है कि हम लोग जो है ना जीरो नेट कार्बन कर दें। सरकार का 2070 तक का, मैंने पहले पढ़ाया होगा अगर आपने फोकस किया मेरे लेक्चर्स में, तो 2070 तक जो है ना वो नेट कार्बन जीरो कर दे, ये टारगेट है आपका। प्रमोशन ऑफ कोस्टल शिपिंग फॉर एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना, कोस्टल शिपिंग पे फोकस किया जाएगा, जो बंदरगाह वगैरह उसकी शिपिंग पे। और इससे क्या है, एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जिसमें कम से कम एनर्जी लगे, एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन हो, उस पे फोकस ज्यादा होगा। रिप्लेसिंग ओल्ड पॉल्यूटिंग व्हीकल, 15 साल से पुराने व्हीकल है उनको सबको लाइन में लगा दिया जाएगा। सरकार के सरकारी विभाग में कोई भी गाड़ी 15 साल से पुरानी 1 अप्रैल 2023 के बाद में नहीं रहेगी, सब चेंज की जाएगी, चाहे वो कोई भी राज्य हो, कोई भी आपका वो आपका केंद्र शासित हो, भारत का कोई भी भारत का विभाग होगा उसको बदल दिया जाएगा, ऐसा भारत सरकार का कहना है। रिप्लेसिंग ऑन ओल्ड पॉल्यूटिंग, क्योंकि कार्बन बहुत निकालते हैं, धुआं बहुत निकालते हैं, इसी करके ये सब काम होने वाला है भैया। सही बात बोल दी सर जी, ठीक है ना, ये तो सुनील सर का साइन हो गया, ठीक है। चलो अगली बात पे आते हैं। अगली बात आई जी ने क्या बताई, टोटल 17 पेज है, 6वें पेज पे मैं पहुंच चुका हूं, तो इसको आप लोग समझते रहना। क्लीन प्लांट प्रोग्राम, अब ये क्या होता है सर, क्लीन प्लांट प्रोग्राम क्या होता है भाई? आप सब्जी मार्केट से लेके आ रहे हो तो आजकल लोग कह रहे हैं कि उसके अंदर ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा है, जहर भरा पड़ा है। तरबूज रात शाम को इतना सा था, इंजेक्शन लगाया, इतना बड़ा तरबूज का बाप बन गया रातों रात, ये क्या हो गया भैया? तो ऐसा काम हम करेंगे कि डिजीज फ्री क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल का काम करेंगे। पहले ही पौधा लगाया है, जहर भरा ही पौधा लगाया, आप नहीं समझिएगा। और इस तरीके से आप काम करोगे कि इसके अंदर आप इंजेक्शन लगा लगा के उसमें से ग्रोथ लोगे, उससे आप लोग पैदावार लोगे, तो इसे जहर खाने से तो आदमी मरेगा ही, बीमारियां पैदा होगी बहुत सारी। तो हम आने वाले टाइम में डिजीज फ्री क्वालिटी प्लांटिंग करेंगे। भारत में सब्जी फल जिनमें रोग नहीं होने चाहिए उन पे काम करेंगे, किस्मों पे काम करेंगे, नई नई बीज बनाएंगे हम लोग। सरकार इसके लिए 2200 करोड़ रुपए जो है ना वो वैल्यू दे रही है, ये बात भी बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक हो गई सर बात, अगली बात पे जाओ। ताई जी ने आगे कहा ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स, क्या बात है, भारत सरकार ने मोटे अनाजों को तो खूब सीरियस ले लिया, जबरदस्त सीरियस ले लिया आप लोगों का, ठीक है ना। और ये क्या है, मोटे अनाजों को सीरियस इसलिए ले लिया क्योंकि मोटे अनाज, भारत सरकार कहता है कि अगर आप मिलेट्स यूज करते हैं तो इसके चलते पूरी दुनिया भर में भूखमरी को खत्म किया जा सकता है। मोटे अनाज में जवार आता है, बाजरा आता है, मक्का आता है। और भारत के कहने पे तो अंतरराष्ट्रीय इसको मोटे अनाजों का वर्ष यूएनओ भी मना रहा है। दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय मोटे अनाजों का वर्ष भारत मना रहा है, हरियाणा मना रहा है, और पूरा जो है ना आपका विश्व मना रहा है, समूचा विश्व।
तो इसमें बजट में मोटे अनाजों का वर्ष 2023 तो घोषित हो ही गया। मोटे अनाजों को भारत ने या ताईजी ने या बजट में कहा गया श्री अन्न। तो आपको कहीं पे भी श्री अन्न मिल जाए, आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज श्री अन्न क्या है, तो आप लोग मोटे अनाजों के वर्ष के रूप में जानेंगे। मैं भविष्य में आपको अपने चैनल पे जो है ना इनसे रिलेटेड एमसीक्यू भी करवाऊंगा, इनमें से क्वेश्चन भी निकाल के समझाऊंगा। आज तो थ्योरेटिकल समझा रहा हूं, किसी दिन आपको इसमें से एमसीक्यू भी समझाऊंगा। अभी सिविल सर्विस का पेपर भी बड़ा करीब है, समझो 28 मई को जो है ना वो आपका आ ही गया है और बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है, ठीक है ना। मैंने तो अभी कल परसों अपना स्टेटस भी लगाया था रात को कि जो भी प्यार में धोखा खाए हुए हैं, जिसको कोई मनचाहा प्यार नहीं मिला, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, वो वाले लोग, शादी नहीं हो रही है, घर क्लेश है, पितृ बाधा है, दोस्त बाधा है, परिवार की बाधा है, तो तुरंत प्रभाव से आप साइबर कैफे जाइएगा और एक यूपीएससी का फॉर्म भर दीजिएगा। बस नोट सिलेबस पहले जरूर देखे जाइएगा, ठीक है ना, वो बहुत जरूरी है। तो सबका एक ही जवाब है, मुंह तोड़ जवाब, यूपीएससी क्लियर करो और आईएएस बन जाओ। शादी में जरूर बुलाना वाली एक मूवी है ना, उस तरीके से, बशर्ते उतनी लगन हो, उतनी भड़क हो अंदर करने की उस काम को, वजह हो तो खैर कर सकते हो आप लोग। भला वजह हो तो दुनिया क्या नहीं कर सकती है। अरे भाई कहते हैं ना कि लोगों ने तो पहाड़ तोड़ के नहर निकाली है वहां से, तो बिल्कुल किया है ऐसा, बहुत एग्जाम्पल है इस दुनिया भर में। पर वजह होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। बातों से, कहने से, सुनने से ये काम नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये चीजें हैं, तो अगर आप फोकस कर पाओ तो, है ना। एनीवे, मोटे अनाजों के लिए इंडिया जो है ना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च लाया जाएगा, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में काम करेगा। मतलब मोटे अनाजों पे रिसर्च की जाएगी, इनको कैसे ग्रोथ किया जा सकता है, कैसे लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, इन पे काम किया जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च जो है ना ये लाया जाएगा। ये बात आप लोगों को जरूर याद रखनी है, ठीक है ना। पढ़ रहे हो तो एक बार के लिए आप राधे राधे जरूर बोल दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि मुझे थोड़ा सा तसल्ली हो जाए कि हाँ पढ़ रहे हो, ठीक है ना, ठीक ढंग से पढ़ रहे हो, ठीक है ना। चलो सर आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से, ठीक है ना। क्या कि एग्रीटेक स्टार्टअप, ठीक है ना, एग्रीटेक स्टार्टअप की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर। क्या बात है, ये बड़ा यूनिक है। देखो ताईजी ने एक बात कही, स्पेशली एक बात कही, क्या कि इस भारत देश में बहुत सारे स्टार्टअप खुल चुके हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड छोटे छोटे स्टार्टअप बिजनेस खुल चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन मुद्दा यह है कि कोई भी स्टार्टअप अभी तक जो है ना वो यूनिकॉर्न नहीं बन पाया है। यूनिकॉर्न क्या होता है, जिसका नेटवर्थ $1 बिलियन से 1 बिलियन जो है ना वो उससे ऊपर चला जाए। अब वो तो कोई यूनिकॉर्न बन नहीं पाया है, तो भारत सरकार ये कहती है कि हम कोशिश करेंगे एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाले हैं। और बढ़ावा क्या देंगे हम लोग यहां पे, बढ़ावा हम ये देने वाले हैं कि भारत में स्टार्टअप है वो यूनिकॉर्न बन जाए, वो पैसे कमाने लग जाए, उसके लिए हम मदद करेंगे ऐसा, ठीक है ना। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर जो है ना ये हम खोलने वाले हैं इस बजट में। ये स्पेशली जो है ना वो कहा गया है, ये बात भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। मैं राधे राधे तो यूं बिलवा रहा हूं जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही है, पर कोई बात नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि एक भगवान के नाम के साथ में चीजें चल रही हैं। साइंटिफिक इफेक्ट भी है कि राधे राधे बोलने से क्या होता है कि माइंड में सेरिबेरम जैसी चीजें वो वाइब्रेट करती है, ठीक है ना। तो अच्छा ही नाम है, बुरा नाम नहीं है, चिंता ना करें। एग्री क्रेडिट टारगेट की बात करते हैं। हाँ, जो राम रहीम को मानता है, आशाराम को मानता है, हालांकि आशाराम को उम्र कैद होगी हाल ही में, फिर भी मानते हो तो आप उनकी भी जय बोल सकते हो, ऐसी कोई मनाही नहीं है, ठीक है ना, आप बिल्कुल ओपन हो, ठीक है। तो एग्री क्रेडिट टारगेट क्या है, तो सरकार इस साल 20 लाख करोड़ उधार देगी। अरे वाह 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 वाह, क्या बात कर दी, ये तो एंडी काम आया है। एनिमल हस्बेंड्री के लिए, डेयरी एंड फिशरीज के लिए लोगों को इतना उधार देगी, क्रेडिट देगी, ताकि वो अपने खुद के जो है ना वो अपना रोजगार पैदा कर सके, खुद का स्टार्टअप जो है ना वो कर सके। एग्री क्रेडिट टारगेट, लोगों को इतना उधार देगी सरकार। एग्रीकल्चर में जो है ना वो कंप्यूटराइजेशन के लिए 2,516 करोड़ इन्वेस्ट करेगी। भैया कंप्यूटर बहुत ढंग से आना चाहिए तुम्हें, कंप्यूटर भूल मत जाना, कंप्यूटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में अगर आपको नहीं आता तो अभी से सीख लीजिएगा, आनाकानी मत करिएगा, क्योंकि इसके बेस आपको बहुत जॉब मिलने वाली है। कंप्यूटराइजेशन होने वाला है एग्रीकल्चर के अंदर भी, और 2516 करोड़ इसमें स्पेशली इन्वेस्ट करने वाली है।
भारत में 6300 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी भी है, मैं बता देता हूं, जो आपके लोगों को लोन देती है छोटे मोटे तरीके से, किसी भी तरीके से। ऐसे 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है भारत के अंदर, और इन्हीं के तहत ही ये टोटल जो है ना इतना पैसा लोगों तक बांटा जाएगा या लोगों को लोन दिया जाएगा, उधार दिया जाएगा। ये बात भी आप लोग याद रखना। नेचुरल फार्मिंग, क्या बात है। ये बजट में क्या कहा गया, अगले 3 साल में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए सहायता दी जाएगी, ये कहा गया है। 10,000 बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर खोले जाएंगे। नेचुरल फार्मिंग पे खूब ख्याल रखा जाएगा, लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि ये जो प्राकृतिक खेती है ना, ये की कैसे जाती है, इसके ऊपर खास ख्याल रखा जाएगा आपका। हमारा एक डिपार्टमेंट है, फिशरीज डिपार्टमेंट है, जिसको आप मत्स्य डिपार्टमेंट के रूप में जानते हो। पीएम मत्स्य संपदा योजना सुना होगा कभी तुमने, नहीं सुना तो आज सुन लीजिएगा। पीएम मत्स्य संपदा योजना, इसके तहत एक और योजना चलाई जाएगी जिसके लिए 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। भाई एक तो योजना चल ही रही है पीएम मत्स्य संपदा योजना, इसके अंडर एक स्कीम और चलाई जाएगी ताकि भारत में फिशरीज डिपार्टमेंट को भी बढ़ाया जा सके। और पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान जो है ना, ये भी एक योजना चलाई जाएगी। इसके तहत जो आपके ये रोड के ऊपर बैठते हैं, जैसे आपने तुमने देखा होगा कभी कोई बहुत सुंदर सी कढ़ाई बना रखी है, बहुत सुंदर सा जग बना रखा है, मग बना रखा है, हाथ से कोई मुड्डा बना रखा है, टोकरी बना रखी है, मतलब जो क्राफ्ट्समैन होते हैं सारे के सारे, इन पे फोकस किया जाएगा, इनको सुविधाएं दी जाएगी खास तौर पे। तो इसके लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान स्कीम चलाई गई है ताकि इन लोगों पे खास ख्याल रख के इनकी वैल्यू बढ़ाई जा सके और इनको भी उनका इनपुट मिल सके, मतलब इनको पैसा मिल सके, ये काम है। एग्रीकल्चर से निकले तो थोड़ा आगे गए और आगे हेल्थ पे आए हम लोग। ताई जी ने हेल्थ पे कहा है कि 157 टोटल न्यू मेडिकल नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। भारत में अभी स्टिल 157 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, 2015 से शुरू हैं, लेकिन उनके साथ साथ जो है ना 157 नर्सिंग कॉलेज भी बनेंगे हेल्थ सेक्टर के लिए, ये बात कही गई स्पेशली आपकी, ठीक है। इसके अलावा ये कहा गया कि एक मिशन है, एक बीमारी होती है सिकल सेल एनीमिया। इस सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक जो है ना हम लोग बिल्कुल खत्म कर देंगे, जड़ से खत्म कर देंगे सिकल सेल एनीमिया को, ठीक है। मेरा होमवर्क है आपके लिए, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है आप बता देना, होमवर्क है, बाद में बता देना चाहें। आईसीएमआर का मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के बारे में बात करते हो आप लोग। इनकी लैब बड़ी हाईटेक होती है, मैं बताता हूं, बहुत हाईटेक लैब होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिसर्च इनके अंदर की जाती है, बहुत सारी फैसिलिटीज होती है। तो इनकी लैब को पब्लिक और प्राइवेट जो और एजेंसी है उनको यूज करने दिया जाएगा। पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटी के लिए, रिसर्च के लिए प्रोग्राम चला जाएगा ताकि वो इनकी लैब में आके बहुत सारे प्रोडक्ट इनके पास जो ऑलरेडी हैं उनका यूज करके इंपॉर्टेंट तरीके से मेडिकल लाइन में रिसर्च कर सके। भारत में एक नया प्रोग्राम चलाया जाएगा ताकि फार्मास्यूटिकलों के अंदर रिसर्च हो सके। कुछ ऐसा प्रोग्राम लाएंगे जिसमें हम लोग कोशिश कर सकें कि फार्मास्यूटिकल जो है ना उस बिजनेस के अंदर हम लोग आगे जाएं या उनको जो है ना हम लोग रिसर्च कर सकें। इसके अलावा हम पहले 1.4% ऑफ जीडीपी पे खर्चा कर रहे थे उस पे हेल्थ पे, लेकिन अब हम लोग कर रहे हैं 2.1% जो है ना वो खर्चा कर रहे हैं जीडीपी का हेल्थ के ऊपर। एजुकेशन के ऊपर हम लोग 2.9% कर रहे हैं जीडीपी का। अगर एजुकेशन की प्रॉपर ही बात की जाए तो एजुकेशन में क्या है, एजुकेशन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपके हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप एचपीएससी का, एचएसएससी का, सीईटी का कोई एग्जाम देते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट, और हरियाणा इससे काफी राजी भी है। मैंने अपने आज के करंट अफेयर वीडियो में क्वेश्चन पढ़ाया भी था। हरियाणा का ये प्रोग्राम था, ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का। हरियाणा के करनाल जिले के काछवा गांव में पहली देश की ई लाइब्रेरी खोली गई थी और इस ई लाइब्रेरी को भारत सरकार ने अपना लिया है। भारत सरकार कहती है कि भारत में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ओपन की जाएगी। कारण क्या है इसका, आपने देखा कि कोविड आया, कोविड में 2 साल तक बच्चे पढ़ नहीं पाए थे, घर पे रह गए थे, तो उस टाइम में वो बहुत कुछ सीख सकते थे, मतलब उनका लर्निंग का लॉस हुआ है। उनके लर्निंग के लॉस को आउटकम करने के लिए, सुधारने के लिए जो है ना वो क्या किया जा रहा है कि ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्टार्ट की जा रही है पूरे भारत के अंदर, ताकि वो इस लर्निंग लॉस को हटा सके, पढ़ सके और भारत आगे बढ़ सके। नेशनल बुक ट्रस्ट, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट, ये भी बनाए जाएंगे। किताबों का भी पूरा जो है ना वो ध्यान रखा जाएगा बच्चों के लिए। ये भी हमारी ताई जी ने बजट में स्पेशली कहा।
आगे की बात, पीएम प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अब देखिएगा पीएमपीवीटीजी होता है, क्या होता है ये? देखो, एक तो ट्राइबल होता है, जनजाति होती है। ये प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स क्या है? आपने देखा होगा कुछ लोग आपने जैसे किसी पुल के नीचे झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहे हैं, या शहर के बाहर किसी सुनसान इलाके के अंदर बहुत एक टेंट डाल के या छोटा सा कस्बा सा बना रखा है, उन्होंने रह रहे होंगे। ये जर्नली लोग जो है ना वो पीवीटीजी के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे लोगों को फैसिलिटी देने के लिए एक पीएम प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का मिशन स्टार्ट किया जाएगा, और इनके लिए सरकार आने वाले साल में 15,000 करोड़ रुपए जो है ना वो देगी। 3 सालों में, सॉरी, आने वाले 3 सालों के लिए 15,000 करोड़ रुपए देगी, ताकि इन लोगों को फैसिलिटी मिल सके। जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं या ट्राइबल है पर वल्नरेबल ट्राइबल में आते हैं ये आपके, तो इन लोगों को सुविधा देने के लिए ऐसा किया जा रहा है, जनजातीय क्षेत्र को ऊंचा ले जाने के लिए। जनजाति के लिए ही एक एकलव्य मॉडल स्कूल है, इनको एजुकेशन देने के लिए। तो आप टीचर हैं तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्या कि जनजातियों को पढ़ाने के लिए 38,800 टीचर और सपोर्टिंग स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। जल्द ही आने वाली है इसकी, समझिएगा, रिक्रूटमेंट भी, वैकेंसियां भी। 38,800 टीचर और के साथ साथ जो है ना उनके सपोर्टिंग स्टाफ की जो है ना रिक्रूटमेंट की जाएगी उनको पढ़ाने के लिए। 740 स्कूलों के लिए टोटल, और 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट को जो है ना ये पढ़ाएंगे, इतने सारे टीचर। तो ये एक टारगेट रखा है एकलव्य मॉडल स्कूल के तहत भारत सरकार ने। रेलवे की बात की जाए तो देखो, रेलवे बजट मैंने अभी जैसा कि कहा थोड़ी देर पहले, ये पहले 2016 से पहले जो है ना रेल बजट अलग आता था, एक दिन पहले आता था, आम बजट फिर अलग आता था, ठीक है ना, पर अब दोनों साथ ही आने लग गए हैं। तो रेल बजट के लिए इन्होंने स्पेशली तो ये कहा है कि हम 2.40 लाख जो है ना इतना खर्चा करने वाले हैं। 2013 से 9 गुना ज्यादा जो है ना हम लोग खर्चा करने वाले हैं इस बार, ठीक है। तो ये भी बात है, सिंपली इतनी बात कही है, कोई ज्यादा नहीं कहा इन्होंने इस बार इस चीज के लिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कहते हैं बिजनेस को बड़ा अच्छा करेंगे, सुधारेंगे, बिजनेस करने में सुगमता करेंगे। इसके तहत हमने कहते 3400 ऐसे कानून को खत्म कर दिया जिसके तहत लोग जेल जा सकते थे, ठीक है ना। तो लीगल प्रोविजंस को खत्म कर दिया हमने जिनसे जेल जाया जा सकता था। 3900 कॉम्प्लिकेशंस खत्म कर दिए जहां पे दिक्कतें आती थी, और पैन कार्ड को एक कॉमन आइडेंटिटी बना दिया हमने। भाई आपका अब हर जगह पैन कार्ड चलेगा, यूं समझो। बिजनेस के बारे में बात करें तो अलग से आपको आधार कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह कुछ नहीं, पैन कार्ड एक कॉमन आइडेंटिटी रहेगा आपका। आने वाले टाइम में हम कुछ ऐसा भी करने वाले हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम ये सुधार कर रहे हैं। इसके अलावा बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है लैब ग्रोन डायमंड। डायमंड जानते हो ना, हीरा जानते होंगे ना आप लोग, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हीरे वाला। हीरा बहुत महंगा है, लेकिन नेचुरल डायमंड बहुत महंगा है। आपको शायद पता होगा कुछ लैब में भी डायमंड बनते हैं आर्टिफिशियल, वो उनके मुकाबले सस्ते होते हैं, दिखने में तो सेम ही होते हैं, है ना। हाँ सर, होते हैं। शादी ब्याह में लोग आजकल ऐसा जुगाड़ कर लेते हैं, जैसे मान लो किसी अपनी बहू को सोना डालना हो, ठीक है ना। मैंने कुछ ऐसी पार्टियां देखी है, तो मतलब जैसे 22 कैरेट का सोना होता है, वो क्या करते हैं 8 कैरेट गोल्ड मिलाते हैं, बाकी सारा पित्तल। सोना सस्ता मिलता है, ढेर सारा सोना लेके जाते हैं, लो पहनो बहू रानी, ठीक है ना। थोड़े सालों के बाद फीका पड़े, कुछ और होए, कुछ खराब होए, अरे बाद में सुनार की गलती निकाल देंगे, छोड़ो ना, क्या करना है हमें, है ना। ऐसे डायमंड, अरे तुमने कहा डायमंड नेकलेस चाहिए, डायमंड का तुम्हें रिंग चाहिए, क्या बात करते हो जाने मन। आपके लिए हम डायमंड, आपके लिए हम चांद तारे तोड़ दें, लो पकड़ो तुम डायमंड लो। डायमंड का है, ऐसा डायमंड होता है तो ठीक है, दिखने में तो सेम ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, उतना उस बेचारी को पगली को कहा पता रे, ठीक है ना। चलो, तो ऐसा डायमंड पे फोकस किया जाएगा, कहते इससे थोड़ा बढ़ जाएगा ना, थोड़ा सा यूं कहिएगा वैल्यू बढ़ जाएगा। आर्टिफिशियली डायमंड्स को बनाने के लिए लैब में बनाया जाएगा, R&D को ग्रांट दिया जाएगा, कस्टम ड्यूटी को कम करेगी सरकार, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जो है ना ऐसे आपके बना सके। ये बात भी इंपॉर्टेंट हो गया। सही बोला सर। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, दुनिया काम कर रही है हाइड्रोजन के ऊपर। आजकल दुनिया हाइड्रोजन पे काम कर रही है, जापान है या और देश है हाइड्रोजन ट्रेन चला रहा है, काम कर रहा है उस पे। तो भविष्य का जमाना हाइड्रोजन का है, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एनर्जी देता है, क्लोरोफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है आपका। भाई आप जैसे पेट्रोल जलाते हो तो 50 का मिलता है, डीजल से 45 है, CNG LPG 55 ही है, गोबर से लगभग आपका 4 से 5 ही है, लकड़ी से 16-17 ही है, और कैरोसिन से 42-43 है, लेकिन हाइड्रोजन से 150 कैलोरीफिक वैल्यू मिलती है आपसे। तो इस करके हाइड्रोजन पे फोकस करेंगे। 2030 तक 5 मिलियन मैट्रिक टन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगी भारत सरकार, और बजट में 3,500 करोड़ जो है ना कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है ना हमारा होने वाला है इस बार। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा जो है ना, अगली बात, ट्रांसपोर्ट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। 50 एडिशनल एयरपोर्ट, 50 एयरपोर्ट बनेंगे। हरियाणा में 3 एयरपोर्ट भैया काम है, एक तो हिसार चल ही रहा है, एक अंबाला और एक करनाल, ठीक है ना। हेलीपोर्ट्स बनेंगे हेलीकॉप्टर्स के लिए, वो अच्छा, वाटर एरोड्रोम्स बनेंगे आपके पानी में चलने वाले, वो एडवांस लैंडिंग जोन्स बनाए जाएंगे जहां पे ठीक ढंग की लैंडिंग हो सके, क्योंकि क्रैश बहुत होते हैं लैंडिंग के टाइम पे ही। 100 क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट बनाए जाएंगे, क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट जहां पे हैवी लोड्स वगैरह रहता हो आपका, लाइक स्टील है, बंदरगाह है, फर्टिलाइजर से, कोल से रिलेटेड, ठीक है ना, फूड ग्रेन है, ऐसा कोई सामान लादा जाता हो, उतारा जाता हो, उनके लिए 100 क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट बनाए जाएंगे। सरकार ने इसके लिए 75,000 करोड़ रुपए लगाए हैं। इसमें इंक्लूडेड है 15,000 करोड़ प्राइवेट सोर्स से। भाई हम टोटल 75,000 करोड़ इस पे खर्चा करेंगे, हमारा जो है वो तो है ही है, पर 15,000 करोड़ हमें प्राइवेट सेक्टर से भी आएगा 100 क्रिटिकल एयरपोर्ट्स के लिए, और 50 नॉर्मल जो एयरपोर्ट होते हैं डोमेस्टिक टाइप के, उनके लिए। क्या बात है, अगली योजना भी बहुत गजब की है सर जी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0। ये क्या होता है सर जी, ठीक है ना। तो भैया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, इसका मतलब है कि अगर आप विदेश में पढ़ना चाहते हो तो आप लोगों के लिए समझो 30 स्किल इंडिया जो आपके इंटरनेशनल सेंटर है ना, वो बनाए जाएंगे। ये स्किल इंडिया सेंटर होंगे, यहां पे आप पढ़ने वाले हो, यहां से पढ़ के आप लोग जो है ना विदेश में जॉब कर सकोगे, मतलब यहां से पढ़ के ट्रेनिंग ले ली, उसके दर ये प्लेसमेंट करवा देंगे विदेश में, ताकि बच्चों को विदेश में जॉब लगवाई जा सके। इसके लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च कर दिया गया। टूरिज्म की बात करते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है किसी देश की टूरिज्म की इंडस्ट्री कितनी बड़ी होती है। श्रीलंका में टूरिज्म फेल नहीं होता तो शायद हाल ऐसा ना होता जैसा आज हो रहा है। सरकार ने 50 टूरिस्ट पॉइंट की पहचान करेगी, उन्हें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज्म के रूप में बढ़ावा देगी। भी पूरे साल में 50 कोशिश करेंगे कि नए टूरिस्ट पॉइंट हमें मिले, उन पे हमको इंटरनेशनल और डोमेस्टिक रूप से उनको बढ़ावा दें, और उन पे फोकस करेंगे ताकि हमारा इकोनॉमी जो है ना वो थोड़ा और बढ़ सके या बूस्टअप आ सके। MSME, ये छोटे मजले उद्योग आपके सारे के सारे, कोविड में बेचारों की लंका लग गई थी, बहुत बुरा हाल हुआ था इनका। इनके लिए रिवैम्प्ड क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की गई है। ये क्या है, 2 लाख करोड़ इनको देगी क्रेडिट गारंटी योजना। इनका बिजनेस ठप हो गया, कुछ इनके पास बचा नहीं, लोन इनके पास में कोई देने लायक नहीं है। सरकार लोन तब देती है जब आप बदले में कुछ दो, कि हमें आप लोग दो, किस बात क्या देंगे, कोई जमीन दो, सोना दो, कुछ तो गिरवी रखो। लेकिन अब जो स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है रिवैम्प्ड क्रेडिट गारंटी स्कीम, कोई बदले में कुछ नहीं देना, और सरकार क्या करेगी, 2 लाख करोड़ देगी, मदद करेगी ऐसे बिजनेस की। बिजनेस बढ़ेंगे तो हम भी बढ़ जाएंगे, कहते भारत वाले भी। तो 1 अप्रैल 2023 से सरकार 9,000 करोड़ जो है ना इन्फ्यूजन करने वाली है, शुरुआत करेगी। कोलेट्रल फ्री क्रेडिट गारंटी, कोलेट्रल फ्री का मतलब तो यही होता है, मैंने कहा ना कोई गारंटी नहीं रहेगी, बिना गारंटी के ये लोन देने वाली है, बिना जमीन जायदाद के जो है ना ये लोन देने वाली है सरकार। इंटरेस्ट रेट भी 1% तक जो है ना वो कम किया जाएगा, ये भी एक फोकस है, 1% तक इंटरेस्ट रेट जो है ना वो भी कम कर दिया जाएगा। इसके बाद में एक आपकी स्कीम है CBG। अब CBG में क्या हो रहा है सर, CBG का मतलब है कंप्रेस्ड बायोगैस, ये मैंडेट किया जाएगा। CNG हम लोग मंगवाते हैं कतर, सऊदी अरेबिया ऐसे देशों से, बहुत महंगा पड़ता है भैया हमें। भारत कह रही है कि बायोगैस तो आपका ही है, तो एक काम करो CNG प्लस बायोगैस, और बायोगैस 5% मिलाना मैंडेट कर दिया जाएगा। कब से होगा ये तो नहीं, पर हम करेंगे, कहते हैं ऐसा। इससे फायदा हमें बाहर से कुछ मंगवाना नहीं पड़ेगा और हम खुद पे ही डिपेंड ज्यादा हो जाएंगे, ये एक बहुत बड़ी बात। जैसे कि आप एथेनॉल मिला रहे हो, आज के टाइम में 90% पेट्रोल, 10% उसमें एथेनॉल होता है पहले से ही। चलिए सर, अगली बात और बजट में ताई जी ने क्या कही है, ठीक है ना। अगली बात ये कही है कि हम 100 लैब खोलेंगे डेवलपिंग एप्स के लिए। हम लोग ऐसी लैब, टेक्निकल लैब खोलेंगे जिसमें स्मार्ट क्लासरूम होंगे, 5G सर्विसेज का यूज करके एप्लीकेशन बनाई जा सकेगी। ये एप्लीकेशन हम फार्मिंग पे, इंटेलिजेंसी डिपार्टमेंट पे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे, हेल्थ केयर पे, इनके लिए स्पेशली नई नई एप्लीकेशन लाएंगे। 100 लैब जो है ना वो खोलेंगे, डेवलप करेंगे हम लोग, जिनमें हम लोग टेक्नोलॉजी का ग्रोथ करने वाले हैं आने वाले साल के अंदर। ये बात भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। अगली बात पे हम बात करते हैं यूनिटी मॉल्स की बात करते हैं हम लोग। यूनिटी मॉल्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, अभी बहुत बढ़िया बात है। देखो क्या है कि आपने देखा होगा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में क्या है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का मतलब है
एक जिले का एक उत्पाद उसको बढ़ावा देना। तो कहते हैं हम अब क्या काम करेंगे कि यूनिटी मॉल खोलने वाले हैं। इस मॉल में उस जिले का कोई वो खास प्रोडक्ट है वो बेचा जाएगा, या कोई जीआई टैग का कोई प्रोडक्ट है, या कोई हैंडीक्राफ्ट है, कोई खास जगह का कोई खास कारीगर कुछ बनाता हो, बेचारा गरीब है, उसको कोई पूछ नहीं रहा है, तो कहते हैं हम यूनिटी मॉल में उस प्रोडक्ट को बेचेंगे ताकि उसकी भी वैल्यू बढ़े और भारत के अंदर इन चीजों की वैल्यू थोड़ी और ग्रोथ पे जाए। तो ये एक यूनिटी मॉल इंडिया में स्टार्ट किया है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। जैसे मान लो किसी जिले का कोई खास चीज़ होती हो, जैसे महाराष्ट्र में अल्फांसो आम है, बिहार का जर्दालू आम है, बिहार का मिथिला मखाना है, गोवा का मोरिया बनाना है, तो ऐसी चीज़ें बिके तो मतलब ठीक है, एक बड़े यूनिक भी तो लगता है ना अपने आप में। फाइनेंशियल सेक्टर पे आ जाओ अब आप लोग, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर की बात करते हैं, अब आपका थोड़ा सा बजट हो रहा है, ठीक है। सेटिंग अप ऑफ ए नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री, कहते हैं हम पहला तो काम ये करेंगे कि एक नया सेट करेंगे नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री, जिससे आप लोगों को इस फाइनेंस के बारे में जरूरत महसूस हो, कुछ ज्ञान लेना हो, इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो आप लोग वहां से ले सको। पूछताछ केंद्र समझ लो फाइनेंशियल केंद्र का। एक सेटिंग अप सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर, हम एक सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग, सारा डेटा सिक्योर रह सके उसके लिए, और सब डेटा को अच्छे तरीके से मैनेजेबल तरीके से हम भी प्रोसेस कर पाए, उसके लिए एक सेंट्रल जो है ना आपका डेटा प्रोसेसिंग सेंटर है वो सेटअप करने वाले हैं। इसके बाद में है कि महिला सम्मान बचत पत्र। हमारे घरों में महिलाओं का थोड़ा होता ही है कि थोड़े थोड़े पैसे बचाती रहती है, मान लो, ठीक है ना, मान लो बचा ले भाई, ठीक है, कुछ पैसे बचा लिए, जैसे मान लो पापा ने 500 रुपए दिए मम्मी को, कहते ठीक है भैया, तो 500 रुपए में से मान लेते 300 लगा दिए, 200 बचा लिए, अब 200 पास रख लिए, फिर 200 रख लिए, 500 रख लिए, ठीक है ना, ऐसे करते करते पैसा ज्यादा हो सकता है। तो ये पैसे के लिए महिला सम्मान बचत पत्र स्कीम स्टार्ट की है, 2 साल के लिए 2 लाख तक का डिपॉजिट करवा सकती है महिलाएं, इस पे अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलेगा महिलाओं को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है महिलाओं के लिए स्पेशली, तो बहुत इंटरेस्टिंग हुई बात। सीनियर सिटीजन के लिए सेविंग स्कीम में पहले 15 लाख होता था, अब उसको डबल करके 30 लाख तक कर दिया। सीनियर सिटीजन के लिए सेविंग स्कीम जो है ना उनको बढ़ा के कितना कर दिया, 30 लाख तक कर दिया, ये भी बात याद रखना। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, ये क्या होता है, इसका मतलब होता है सरकार सड़क पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मैं मानता हूं ये बहुत बढ़िया है, ये जितना ज्यादा बढ़े उतना अच्छा है। और सरकार ने इस बार बड़ा बड़ा जंप मारा है भैया, गजब का जंप मारा, 33% की बढ़ोतरी कर दी। पिछले साल ये 7.5 लाख करोड़ का था, इस बार तो 10 लाख करोड़ का खर्चा करने वाली है सरकार इसके ऊपर। क्या बात है, मतलब सड़क पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रेलवे पे, मतलब पूरा ग्रोथ करेगी, नई नई चीजों का जो है ना आपका वो कंस्ट्रक्शन होने वाला है, और ये जितना ज्यादा हो उतना ही अच्छा है। अगर आप पिछले सालों की बात करते हैं, मैंने थोड़ा आंकड़ा लिया है पिछले सालों का भी, पिछले सालों की बात करें तो 2023-24 का जो इस बार तो 10 लाख करोड़ है, पिछले साल का था 7.5 लाख करोड़, 21-22 का था 5.4 लाख करोड़, 20-21 का था 4.39 करोड़ आपका। तो इस बार तो बहुत बड़ा जंप मारा है, 33% का जंप मारा है, और जितना ज्यादा इसमें इन्वेस्ट हो उतना ही ज्यादा अच्छी बात है आपकी। एक और पॉइंट है जो एग्जाम में सीधा आता है, सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिस्कल डिफिसिट, ये मतलब है राजकोषीय घाटा। ये जितना कम हो उतना ही अच्छी बात है भैया। करंट राजकोषीय घाटा है 6.4, 23-24 का रखने की उम्मीद है हमें 5.9%, और राज्यों को कहा है कि तुम 3.5% रखना, और 2025-26 तक हमारा टारगेट है 4.5%। ये नंबर बड़े ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये बात याद रख लेनी है डियर, ठीक है ना, क्या कि करंट है 6.4% और 2023-24 का होगा हम इतना करेंगे 5.9, और 25-26 तक टारगेट है कि 4.5% तक हम कर दें। राज्यों को कहा है कि अपनी जीडीपी से 3.5% से ज्यादा आप लोग मत कर देना घाटा, वरना गड़बड़ हो जाएगा। कुछ महंगे सस्ते तो वैसे प्रोडक्ट यहां पे दिखते हैं नहीं, क्योंकि वो जीएसटी काउंसिल आ गई ना, तो वहां पे आप चीजें ऐड कर दी गई, ठीक है ना, तो कुछ चीजें जीएसटी से बाहर भी हैं वैसे, और कुछ चीजों को जो है ना मतलब दिखाया जाता है बजट में, लेकिन ज्यादातर जीएसटी काउंसिल के बाद में जब ये महंगे हो गए, सस्ते हो गए, वो प्रोडक्ट कम ही दिखाते हैं बजट में। 2017 के बाद स्पेशली 18 का बजट से ये चीजें निकाल दी गई। फिर भी जैसे
लड़कियों को थोड़ी दिक्कत होगी, जैसे कि सिगरेट बढ़ गई 16% महंगी होगी, ठीक है ना, तो तुम्हें दिक्कत होगी। लड़कों को तो नहीं पता बेचारों को सिगरेट क्या होती है और नैंडोल, ठीक है ना, लड़के नहीं जानते बेचारे, भोले होते हैं लड़के, ठीक है ना। हाँ, इंपोर्ट ड्यूटी ऑन रबर, रबर के ऊपर भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी 25%, पहले 10 होती थी, 25 बढ़ा कर दी। कस्टम ड्यूटी किचन इलेक्ट्रिक चिमनी, इलेक्ट्रिक चिमनी देखी होगी ना, होगी आपके घर पे भी, ठीक है ना, वो आपकी 7.5% था, उस पर आपका वो 15% होगी कस्टम ड्यूटी उसकी, उसको भी बढ़ा दिया। कस्टम ड्यूटी कट की है, टीवी वगैरह सस्ते हो गए, 2.5% तक कट कर दी। मोबाइल फोन वगैरह पे भी कस्टम ड्यूटी घटा दी है। गोल्ड वगैरह पे भी कुछ जो है ना बढ़ा दिया गया, ताकि लोग बाहर से गोल्ड वगैरह ना मंगवा सके, इस करके थोड़ा कस्टम ड्यूटी इसके फिर भी इंक्रीज किया गया है आपका, ठीक है। तो ये भी पॉइंट हुआ आपका। पर्सनल इनकम में थोड़ा लोगों को बड़ा वो हो रहा था कि ये चेंज होना चाहिए, ये कई सालों से बल्कि इंतजार भी चल रहा था इसका। तो ये 5 लाख से पहले 5 लाख तक का आप कमाते थे, तो आप अब 7 लाख तक कमाओगे तो कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इस बात पे फोकस रखना, क्या अगर 7 लाख से ऊपर हो गया, मान लो 7,10,000 हो गया, या मान लो 8 लाख कमा लिया आपने एक एग्जाम्पल से, तो आपका 3 लाख के बाद ही टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। सीधा 7 लाख तक है तो कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न जब भरते हो, रिटर्न भरने का मतलब टैक्स देना ही नहीं होता, रिटर्न भरने का मतलब सरकार को बता रहे हो कि आप कितना कमा रहे हो, ठीक है ना। तो जैसे आप 7 लाख से ऊपर गए, मतलब जैसे 8 लाख कमा दिया आपने साल के, तो आप 0 से 3 लाख तक कमाएंगे तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 5 लाख के बीच में आपको 5%, 6 से 9 लाख के बीच में 10%, 12 से 15 लाख के बीच में 20%, और 15 लाख से ऊपर है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। मेरी बात पल्ले पड़ी ना, खाली 7 लाख तक कुछ नहीं है, 7 लाख से ऊपर अगर थोड़ा सा भी चलेंगे तो आपका फिर ये टैक्स स्लैब रहेगी, फिर आपकी अलग अलग स्लैब है, आप कौन से स्लैब में आते हो वो फिर बात आएगी आगे, ठीक है। चलो, जिनका इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है, भैया सुपर डुपर कमाते हैं, बहुत करोड़ों में कमाते हैं, तो कोई तो उन पे सर चार्ज पहले 37% लगता था, अब इन पे सर चार्ज कितना लगेगा, 27% लगेगा। तो इनका सर चार्ज भी कम कर दिया गया है आपका। 6.5 करोड़ रिटर्न जो है ना 2022 में प्रोसेस किए गए हैं आपके। पहले इन रिटर्न भरने में 93 दिन का समय लगता था, डिजिटल जमाना आ गया, अब केवल 16 दिन में ही जो है ना वो भर दिया जाता है। पिछले 8 सालों में ये टाइम इतना कम कर दिया भारत सरकार ने, ऐसा भारत सरकार का कहना है। अगली बात, अगला इंपॉर्टेंट बात है कि आपका ये पैसा आता कहां से है, पैसा आता कहां पे है। आप सोच रहे होंगे इतनी बजट की बात कर रहे हो तो इतना पैसा आता कहां पे है आप लोग, ठीक है ना। तो पैसा है कि 15% तो आपका इनकम टैक्स से कमाते हो आप, 15% कॉर्पोरेशन टैक्स से कमाते हो, 17% आपको जीएसटी से मिल रहा है, ये नए हर साल बदल जाता है आंकड़ा, ठीक है ना, इस साल का ये है। 7% यूनियन एक्साइज ड्यूटी से कमाते हो आप लोग, 34% उधारी से कमाते हो आप लोग, ठीक है ना। और इसके अलावा 6% नॉन टैक्स, जैसे कि आपने कोई फाइन फुइन भर दिया, कोई चालान काट दिया आपका समथिंग, उससे आप कमा रहे हो, लगभग 6% सरकार कमा रही है उससे, ठीक है। और 2% लगभग जो है ना वो आपका कमाया जा रहा है सरकारी एसेट्स। जब सरकार जब अपना एसेट्स बेचती है, कोई भी नॉन डिपार्टमेंट जो रेसिपेंट्स होते हैं आपके, उनको बेचती है, तो जो मान लो कोई अपना एसेट्स है, सरकार ने कुछ किसी को बेच दिया तो उससे कमा रही है लगभग 2%, और 4% लगभग कस्टम से कमाती है। तो सारे नहीं याद करने आपको, मोटे मोटे तौर पर 2-3 याद रख लीजिएगा। 15% इनकम, 15% कॉर्पोरेशन, 17% जीएसटी और 34% आप लोग मांग रहे हैं हमारा उधारी। ये उधारी वाला गड़बड़ है सबसे ज्यादा। पैसा कमा तो लिया, जा कहां रहा है, कमाई जा कहां रही है आपकी सारी, तो कमाई जा रही है भैया आपकी 20% तो इंटरेस्ट में, जो आपने उधारी ली है ना उसका ब्याज भी देना पड़ रहा है, तो जो कमाई है उसमें से 20% उधार गए। 18% स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज उसमें जा रहा है, 17% सेंट्रल सेक्टर स्कीम योजनाओं में जा रहा है, 9% फाइनेंशियल कमीशन में जा रहा है, 4% पेंशन में जा रहा है, 8% डिफेंस डिपार्टमेंट में जा रहा है, पेंशन और डिफेंस दोनों पूछे जा सकते हैं, 7% सब्सिडी में, और 9% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, कुछ स्कीम ऐसी होती है जो राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर चलाती है, उनमें से जा रहा है लगभग 9%। अगर आप टोटल की बात करते हैं, रेवेन्यू रेसिपेंट और कैपिटल रेसिपेंट की बात करते हो आप लोग, तो ये 26.6 और 18.7 करके लगभग 45 पॉइंट समथिंग पड़ेगा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे सैलरी वैलरी पे खर्चा किया है आपने, वो लगभग 35। ये एक्चुअली सैलरी पेंशन ये कम होना चाहिए, ठीक है ना, और ये बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। जो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब बने बताए ना, रोड है और है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, तो भारत सरकार को चाहिए कि ये बढ़ाए और ये जो चीजें ना इसको कम करें कैसे भी, तो मतलब ये ज्यादा होना चाहिए कहने का मतलब है। तो ये सरकार का एक मोटे तौर पे आंकड़ा।
फाइनल अगर बात देना चाहूं तो जैसे मोटे मोटे तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिया है 5.94 लाख करोड़, रोड को दिया है 2.70 लाख करोड़, रेलवे को 2.41 लाख करोड़, होम मिनिस्ट्री के लिए 1.96, एग्रीकल्चर के लिए 1.25, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह के लिए 5172 करोड़ रुपए, ठीक है ना। पीएम आवास के लिए 79590, जल जीवन के लिए 70,000, फार्मा के लिए जो है ना वो लगभग 1250 करोड़ जो है ना वो लगाया गया, खर्चा किया गया। लीजिएगा, दिस इज ऑल अबाउट बजट, ठीक है ना। एकदम क्विक आप लोगों को समझा दिया, एकदम मोटे मोटे पॉइंट सारे समझा दिए जो आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट थे। इतना समझ लेना उतना काफी है आपके लिए। सेशन कैसा था ईमानदारी से कमेंट करके बताना। लगा आपको कि मेहनत की हुई है तो बता देना आप लोग। इसका आप लोगों को पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, ठीक है ना। स्टार IQ नाम से मेरा टेलीग्राम हैंडल है, वहां पे भी शेयर कर दूंगा। कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है आप लोगों को इस बजट से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। येन केन जब भी मुझे टाइम लगेगा मैं आप लोगों को आपकी बात का जरूर जो है ना वो जवाब भी देने की कोशिश करूंगा। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, अपना ख्याल आप लोग जरूर रखना। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों। वेरी गुड इवनिंग एंड राधे राधे प्यारे बच्चों।